बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक तब्दील शुदा मंजरनामे के हवाले से। जो हालिया सियासी लड़ाई है जिसका आगाज़ आप समझें या उरूज पर आती समझें, वो नज़र आई मार्च 2022 जिस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल किया गया। उसके बाद से अब तक, या आप यूँ समझ लें कि आज से एक माह पहले तक, रमज़ान का आगाज़ होने से पहले तक इस लड़ाई पर, इस मंजरनामे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान हावी थे। जेल से डिसाइड हो रहा था या तहरीक इंसाफ के उससे पहले जलसों में डिसाइड हो रहा था कि मुल्क की सियासत किस डगर चलेगी, और तमाम डिसीजंस को और काउंटर डिसीजंस को डिक्टेट करते हुए इमरान खान नज़र आ रहे थे। लेकिन गुज़श्ता 15 से 20 दिन ख़ास तौर पर और ओवरऑल तकरीबन 1 से 1.5 माह में एक मंजरनामा तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत लगता है कि जैसे कंफर्ट जोन में आ रही है, हुकूमत को कोई ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। तहरीक इंसाफ की दाखिली लड़ाई जो है वो उस नहज पर पहुंच चुकी है जो इर्रिवर्सिबल है। अब इतना नुकसान हो गया तो हुकूमत जो है वो अब तो बड़े आराम से गज वज के जिसे कहते हैं कि वो 5 साल बड़े बेहतरीन पूरे करेगी। और इसके बीचों बीच फैसल वावडा जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी शख्सियत गर्दाने जाते हैं, वो एक दावा करते हैं हामिद मीर साहब के शो में, और वो ये कहते हैं कि ऐसी खबर आ रही है 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो आपने 30-40 साल में नहीं सुनी होगी, रिवर्सल होने वाला है। मैं आगाज़ में आपको सुनवा देता हूँ कि क्या दावा किया फैसल वावडा ने, और फिर असदुल्ला खान साहब से ज़रा पूछेंगे, कुछ मैं भी शेयर करूँगा चीज़ें कि इस वक्त हुकूमती सर्कल्स में और अपोजिशन में चल क्या रहा है। ये ज़रा सुने ज़रा कि फैसल वावडा क्या कहते हैं। ले गए, मैं रिवर्स मेरी 40 साल नहीं सुनी उसको मैं अभी ब्रैकेट में क्या, एक मिनट दोबारा से यहाँ से 2 वीक्स प्लस माइनस 2-4 दिन एक ऐसी खबर आएगी जो मैंने और आपने भी 30-40 साल में नहीं सुनी, उसको मैं अभी ब्रैकेट में कहता हूँ रिवर्सल। वो रिवर्सल आपने नहीं सुना होगा, ना देखा होगा। नहीं, मैं बड़ी दफा देख चुका हूँ। नहीं, रिवर्सल पीपल्स पार्टी, पेट्रियट, नहीं, आप उधर ले गए, मैं रिवर्सल ले जा रहा हूँ पहले तौर पर। वो जब आ रहे पीटीआई पाकिस्तान आएगी, नहीं वो तो उधर मैं दूसरी सब्जेक्ट आ रहा हूँ। ये रिवर्सल 2 हफ्ते में बैनुकानी तौर पर भी बात, अच्छा, लेकिन जो आप बात करें वो जो आप देख रहे हैं ना, ये अहमद साहब आ गए, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, अभी वो बहुत जल्दी नमूदवार हो जाएंगे, मंजर आम पे आ जाएंगे। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के बाद मैंने कहा था पीटीआई पाकिस्तान की ये तगा दौड़ जो चल रही है ना, जो रिफ्ट है, वो ये है कि पीटीआई पाकिस्तान का सिकंदर कौन होगा। उस सिकंदर की दौड़ में सब लगे हुए हैं। इमरान खान साहब को सब डिस कर दिए, और जो आपने कहा कि स्वाति साहब लेके आए थे प्रपोजल और डिस्कशंस होंगी और वो कर रहे थे, उनको मैंडेट मिल गया, वो तो इमरान खान साहब ने खुद रद्द कर दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सब ने इमरान खान को अच्छा, प्राइमरीली जो बात कर रहे हैं फैसल वावडा, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को उनकी जमात ने माइनस कर दिया, और यहाँ पर भी कुछ और हो गया कि इमरान खान को जो है वो उनकी जमात ने माइनस कर दिया है। उसकी सेलिब्रेशन हुई हैं कि इमरान खान को उनकी जमात ने माइनस कर दिया है, और हमाद अजहर जो गायब हो गए थे अब वो मंजर आम पर आ जाएंगे, और पीटीआई के अंदर इस वक्त नए सिकंदर की लड़ाई हो रही है कि पीटीआई पाकिस्तान का सिकंदर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कौन होगा। हाँ, अब मुझे आप यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि फ़ारूक हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहांगीर तरीन की गुफ्तगू आई, अलीम खान ने अलम बगावत बुलंद किया, परवेज़ खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बना ली, उन सब का जो हशर हुआ वो सब ने देख लिया। वो जिनको कहा गया कि बड़े वसूख के साथ कि भाई ये तो वो इलेक्टेबल्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमर तोड़ दी, अगर ऐसा कोई डेंट नहीं डाल सके ये लोग, फैसल वावडा किस बुनियाद के ऊपर ये दावा करें कि 30-40 साल की ऐसी तगड़ी खबर आ रही है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे? देखें, पहले तो मेरा ख्याल है कि हमें कंपैरिजन करना चाहिए, कुछ आप करें कुछ मैं करता हूँ, एमक्यूएम का और पीटीआई का। यानी एक कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ यही है ना कि हमने कामयाबी से ये फार्मूला जो है ये एमक्यूएम के ऊपर अप्लाई किया हुआ है और उसमें सक्सेस मिली। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन पीटीआई में और एमक्यूएम में तो कोई कदर मुश्तरक नहीं है। यानी उसमें क्या मसला था, उसमें अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान में नहीं थे, इमरान खान पाकिस्तान से भाग नहीं रहे। उसमें क्या मसला था कि एमक्यूएम एक शहर की जमात थी या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 शहर की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में यकसा तौर पर मकबूल है, या चलिए 70% 80% मुल्क में तो मकबूल है। और उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि
वहाँ पर ख़ुद कराची के शहरी भी MQM के हवाले से रिप्लेसमेंट चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कत्लो गारतगरी MQM कराती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी कोई कत्लो गारतगरी नहीं कराई। वहाँ पर जो बम फट वो बसें जलती थीं और आन की आन में 25 लोग मारे जाते थे, सबको पता होता था, MQM के वर्कर को भी पता होता था, वकला जिंदा जलाए जाते थे, बल्दिया फैक्ट्री, एक बयान बिलावल का आता था तो जल जाते थे। और यहाँ 9 मई को मानने के लिए आधे लोग तो मानते ही नहीं है और आधे लोग कंफ्यूज हैं कि 9 मई PTI ने कराया या नहीं कराया। तो कोई कदर मुश्तरक ही नहीं है। आप ये फार्मूला उसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? MQM वाला फार्मूला है इसमें। और दूसरी बात यह कि देखें, वो फार्मूला इसलिए चल गया कि आपने सिर्फ 15-20 लोगों को मैनेज करना था। इतनी सीटें आप देते हैं ना, यानी इस वक्त MQM ने एक सीट भी नहीं जीती, और एक सीट भी नहीं जीती, लेकिन आपने चूंकि उनसे अपनी मर्जी का रोल करवाना था तो आपने उनको करवा लिया और उसके नतीजे में उनको 15-20 सीटों पर एडजस्ट कर दिया। आप PTI पूरे मुल्क की जमात है, आपने अगर एक नई पार्टी बनानी है, आपको 60, 70, 80, 90 सीटें एडजस्ट करनी है, इसका मतलब है फिर आपके जहन में कोई ऐसा प्लान है कि जिसमें ये 24 से भी बड़े एक इलेक्शन, मैनेज इलेक्शन होंगे, 2024 से भी बड़े, और ऐसे इलेक्शन होंगे जिसमें नून लीग मुंह देखती रह जाएगी और PTI पाकिस्तान की हुकूमत बन जाएगी। मतलब आपके जहन में क्या है? तो ये मेरा ख्याल है ये कंपनी तो चलने वाली नहीं है। नहीं, लेकिन हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है वो बहरहाल आपको नज़र नहीं आ रहा कि कल तक मुज़ाकरात पे जब भी बात होती थी, कुछ वॉइसेस ऐसी थी जिन्होंने हमेशा, फॉर एग्जांपल इसहाक डार ने जो लंदन से रवाना वापस होने से पहले जो एक बयान दिया, जो कुछ चीज़ें उनकी चली जिसमें वो कह रहे हैं कि फितना और फितने के साथ बात नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि वो अब उस कॉन्फिडेंस के लेवल के ऊपर आ चुके हैं जहां पर उनको लगता है कि PTI को टेक ओवर किया जा चुका है, या अब हम ज़ेरे दाम ला चुके हैं, अब हम कमांडिंग पोजीशन में हैं, तो अब हम हर किस्म का बयान दे सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं। मगर देखें ना, ये इसको यूं भी तो देखें ना कि जब उन्हें लगता है कि इनके एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत शुरू होती है तो ये घबरा जाते हैं और फौरन ये बयान दागने लगते हैं कि नहीं ये तो 9 मई वाले हैं, इन्होंने तो पाकिस्तान, ये तो फितने हैं, इनके साथ कैसे बातचीत हो सकती है। वो इस्टेब्लिशमेंट को भी याद कराते हैं कि भाई इनसे बातचीत नहीं हो सकती, और वो अपनी पूरी एफर्ट डालते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी सुलह हो जाए या चीज़ें, मामला ठीक हो जाए या बातचीत ठीक हो जाए, क्योंकि नून लीग की सर्वाइवल ही इसी में है कि ये दोनों फरीक लड़ते रहे, इस्टेब्लिशमेंट और PTI की लड़ाई रहे और ये चलते रहे। तो मुझे वैसे इसको काबिल जिक्र नहीं समझता। इसहाक डार साहब के बयान को कुछ ज़्यादा अहमियत में नहीं दे रहा, क्योंकि ये बयानियाँ तो रोज़ इनके वज़रा यहाँ पर दे रहे हैं। अगर मेरा ख्याल है कि इसमें खौफ ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस की बजाय खौफ ज़्यादा है कि कहीं ऐसा हो ना जाए कि इनकी सुलह हो जाए, हम फिर कहाँ जाएंगे। नहीं, लेकिन देखें, आप इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? फरवरी 2022 रूस यूक्रेन पे चढ़ाई करता है, आलमी मार्केट में खाम तेल की प्राइस $128 फी बैरल, 138, 140 को भी टच किया। मुख्तलिफ वैराइटीज होती है ना, ब्रेंट है, क्रूड है वगैरह वगैरह, YTI क्रूड है, 140 तक टच किया। पाकिस्तान में 150 रुपए पेट्रोल की कीमत थी। बिल्कुल इसी तरह आज मैं आप लोग चेक कर लें, जाहिर है कि चेंज भी होता रहता है कुछ वक्त के साथ, $61 फी बैरल मैंने आज दोपहर के वक्त चेक किया। ठीक है, तो $61 फी बैरल के ऊपर निस्फ से भी कम आ चुकी प्राइस। पेट्रोल की प्राइस कहां पर है? और हुकूमत का कॉन्फिडेंस, यानी हुकूमत तो उस सूरत हाल में थी कि जहां पर कि भाई आप जान छुड़ाओ, अवाम का राय अपने हक में, राय आमा को मोड़ो, लेकिन अब कॉन्फिडेंस का लेवल ये है कि निस्फ हो चुकी। गुज़श्ता 1 माह के दौरान ही कितने डॉलर, $10 फी बैरल उसकी प्राइस नीचे आई, और उसको आवाम तक मुंतकिल करने के बजाय आपने रात बड़े आराम से, बड़ी सहूलत के साथ एक जो है वो ऑर्डिनेंस निकाला, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आप पर लीटर 78 रुपए से ऊपर ले गए। तो जाहिर है कि हुकूमत को ये कॉन्फिडेंस है ना कि अवाम की ना प्राइसिंग है, ना अपोजिशन में कोई जान है, तो इसी वजह से वो पास ऑन नहीं कर रहे, वरना ये हुकूमत तो वक्त ढूंढती कि आप इसके पैसे कम करें। देखिए, आपको ये लगता है कि ये शहबाज शरीफ साहब का फैसला है, मैं आपको दलील देता हूँ कि ये उनका फैसला नहीं है। कैसे? पहला आर्गूमेंट ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले अनाउंस किया कि आज पेट्रोल प्राइसेस कम होने वाली हैं और थोड़ी देर में आपको आपके तक ऐलान हो जाएगा, प्राइसेस पता चल जाएंगी नई प्राइसेस, और रात को आपको इसका रिलीफ मिल जाएगा। और थोड़ी देर के बाद शायद कोई पर्ची आती है या कुछ होता है और वो कहते हैं कि नहीं जनाब, ये तो हम पास ऑन नहीं कर रहे और ये पैसे बलूचिस्तान पे खर्च कर रहे हैं। तो ये क्या बैठे बैठे शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि बलूचिस्तान पे खर्च कर रहे हैं, या उनको ये बना बनाया पेपर वर्क आया और फैसला सुनाने को कहा गया?
बलूचिस्तान के इश्यूज पर कब से वफाकी हुकूमत फैसले करने लग गई? बलूचिस्तान के मामले पे फैसले कौन करता है? वफाकी हुकूमत करती है। बलूचिस्तान के मामले में बलूचिस्तान में कौन सी डेवलपमेंट होनी है, किस प्रोजेक्ट पे खर्च होने हैं, कौन सा स्कूल खुलना है, कौन सा MPA क्या करेगा, कौन सा बिल जाना है, इसमें शहबाज शरीफ का या किसी भी हुकूमत का क्या किरदार है? क्या ये फैसले शहबाज शरीफ कर सकते हैं? तो ये शहबाज शरीफ का फैसला ही नहीं है। तो शहबाज शरीफ वो हैं जो स्टैंप करते हैं फैसलों को। अब उसका अच्छा इम्पैक्ट आए या बुरा इम्पैक्ट आया, शहबाज शरीफ साहब रद्द-ए-अमल दे सकते हैं? मुझे बताएं, चलें आप शहबाज शरीफ को जानते हैं, आप बताएं शहबाज शरीफ साहब क्या रद्द-ए-अमल दे सकते हैं? अगर उन्हें कहा जाए कि शहबाज शरीफ साहब आपने ये करना है, तो वो कह सकते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो अनपॉपुलर हो जाऊंगा, मैंने तो ये नहीं करना, कह सकते हैं। मैं इसके ऊपर राय नहीं देता। आपको पता है कि मुनीब फारूक साहब से जब इस किस्म की सवाल हुआ था ना, उनको तमगा भी दिया मौजूदा हुकूमत ने। उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने नहीं दिया, नहीं हुकूमत, सदर जरदारी, गवर्नर पंजाब, सही है, ये सारी इन्वॉल्वमेंट थी ना। तो उन्होंने कहा था कि सब्जेक्ट, यानी उनका इन अदर वर्ड्स उन्होंने कहा था कि सब्जेक्ट ना बोल सकता है अपनी मर्जी से ना बात कर सकता है। सब्जेक्ट जो है वो मुन्ना भाई MBBS का, वो क्या नाम था उसका, वो जो व्हील चेयर पे होता था, कुछ अजहर नहीं, नाम कुछ और था, नाम जहन से निकल गया मेरे भी। अगरचे हम पहले तस्करा भी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसी तरह बताया था। उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ क्वेश्चन नहीं करते और ना कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ बताया जाता है कि ये करना है तो वो कर गुजरते हैं। नहीं तो आज जो बुगटी साहब ने शुक्रिया अदा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्या वो शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है? नहीं, लेकिन ऐसी भी क्या आफत है कि आप अंदाजा लगाइए कि गुज़श्ता 1-1.5 माह में अगर $24 फी बैरल कीमत कम हुई है जी, और आप इसको आज के डॉलर प्राइस से ज़रब दे दें, और आपको पता है कि एक बैरल में 158 पॉइंट सम लीटर जो है वो फ्यूल होता है, और आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो आपको अंदाज़ा लगाइए $15 फी बैरल, तो ये ₹24 फी लीटर जो है। देखिए साहब, देखिए मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको एक नई वीडियो का, नए व्लॉग का मौजू दे रहा हूँ। वो नया मौजू ये है कि ये जो बचत है इसका रुख बलूचिस्तान की तरफ क्यों मोड़ा गया है, किसने मोड़ा है, किसके कहने पर मोड़ा है। शहबाज शरीफ के तो वहमो गुमान में ये नहीं आया होगा, वो तो नहीं ये फैसला कर सकते। और मैं बताऊं, ये फैसला उन्होंने कभी खुशी से नहीं किया होगा, लेकिन वो कभी इनकार करने की पोजीशन में नहीं आ सकते। वो तो कल तारीफ कर रहे थे, जाहिर है कि जी जो वो तो हमेशा क्रेडिट डिस्क्रेडिट दोनों, वो कहते हैं कि जी जो क्रेडिट है इस वक्त हुकूमत का वो सिपह सलार का है, वो एस्टैब्लिशमेंट। वो जो बिजली की कीमत का हम की देखें अब पूरी। अच्छा, आज मैंने यही सवाल जो है वो फवाद चौधरी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, मैंने कहा उन्होंने इस बात से तो एग्री किया कि मौजूदा हुकूमत जो है उसको एक थोड़ा सा वो कंफर्ट जोन में आई है, ब्रीदिंग स्पेस मिली। और फवाद चौधरी ने तो कहा ना कि PTI की जो मौजूदा क़यादत है सारी उसकी जिम्मेदारी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन साथ उन्होंने ये दावा किया जो फैसल वाडा के दावे से बरक्स है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का ये जो वक्फा है ना, ये पलक झपकते गुजरने वाला है और इस हुकूमत के लिए बहुत बुरी सूरत हाल पैदा होने वाली है। मैंने उनसे सवाल भी किया, उन्होंने कहा कि ये अपने बोझ तले जो है वो दब रही है। सर देखिए, बिजली की जो आपने बात की ना, बिजली की कीमतें कम होने की दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि इंडस्ट्री की तरफ से बहुत प्रेशर था कि भाई हम कारोबार नहीं कर सकते, आपकी सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स पे बहुत दबाव है, आपने अपने टारगेट्स को मीट करना है, तो इंडस्ट्री की तरफ से दबाव था। दूसरी बात ये थी, हर गर्मियों में आपके पिछली गर्मियों में बिल जल गए, उससे पिछली गर्मियों में बिल जल गए, आपके लिए अजाब हो गया यहाँ पे कि आप वो कैसे दिखाएं। टेलीविज़न चैनल आपको भी हिदायत आ गई होंगी कि भाई ये बिल नहीं जलते हुए दिखाने। तो दूसरा ये है कि अब गर्मियाँ आ रही हैं, अगले महीने से बिजली के बिल आने हैं, अब ये ₹7 कम नहीं करेंगे, लोग फिर गले को पड़ जाएंगे। तो ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है 2-3-4 महीने के लिए, ये करना मजबूरी थी। पेट्रोल लोग खरीद रहे हैं, गरीब भी खरीद रहा है, अमीर भी खरीद रहा है, एक निज़ाम चल रहा है, गाड़ी चल रही है, लोग सड़कों पर नहीं हैं, ठीक है। उसमें से अगर आप थोड़े पैसे, चंद अरब रुपए निकाल के बलूचिस्तान ले जाएं तो नहीं, चंद अरब की बात नहीं है ना। आप पर डे कंजम्पशन जो फ्यूल की है, अगर आज आप ये तसव्वुर कर लें कि ₹8 की गुंजाइश बन गई थी मौजूदा मंजरनामे में पेट्रोल की प्राइस कम करने की, आप पूरे पाकिस्तान में ऑल अक्रॉस तमाम सेक्टर्स में जनरेटर से लेके ट्रैक्टर ट्रॉली से लेके बसों से लेके गाड़ियों से लेके इंडस्ट्री में चलने से लेके अदरवाइज जितनी भी कंजम्पशन पर लीटर होती है, आप उसको कैलकुलेट कर लें और उसको 8 से ज़रब दे सही है। वो अरबों में या वो कितने बनती है, यानी कि ये बात तो तय है ना कि इस हुकूमत का जो अपना बोझ है वो इस कदर शदीद है कि अगर तो शहबाज शरीफ कल ये ऐलान करते ना कि 55 रुकनी काबीना की ज़रूरत नहीं है, ये ताम झाम या लल्ले तलल्ले मेरे वुज़रा के, और ये उनके प्रोटोकॉल्स, ये उनके स्टाफ के TADA, ये उनकी फ़्लाइटें, ये उनके प्रोटोकॉल का फ्यूल,
ये सारा कुछ ख़त्म, 20 वजीर मैं फारिग कर रहा हूँ, 30, और इससे बचने वाले पैसों से हम बलूचिस्तान में फलां सड़क बनाएंगे। भाई ये तो वो हुकूमत है जो 7 रुपए कम करने के बाद, मेरे साथ चलें फैज़ाबाद रावलपिंडी से सदर रावलपिंडी तक आप ट्रैवल करें ना, आए, आपका रास्ता दूसरा है, और कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, कोई आपके पास खंबा, कोई दरख्त, कोई मेट्रो का पिलर ऐसा नहीं है, उस पर कोई गुंजाइश नहीं बाकी कि जहाँ पर आपने इश्तिहार ना लगाया वो कि हमने, यानी करोड़ हार रुपए आपने, बल्कि पूरे पाकिस्तान का अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो अरबों रुपए में अखबारात में आधे आधे सफ़े के इश्तिहार लगे हुए हैं, पूरी मरी रोड, पूरी बड़ी शाहराहें उसके ऊपर इश्तिहार लगा हुआ है। लेकिन उस 7 रुपए पर उस पर उस 7 रुपए बहरहाल उन्होंने जाया किया है। सर देखें ना, उस 7 रुपए पर, उस 7 रुपए के रिलीफ को अवाम ने कितना शुक्रगुजारी के साथ लिया, ये तो आपको पता ही है। वो जो अब शहबाज शरीफ साहब की कॉल चल गई थी मोबाइल पे रिंग टोन के तौर पे, तो उस पर लोगों का क्या रद्द अमल था, लोग क्या लतीफ़े बना रहे थे, क्या जोक्स कर रहे थे, और किसने उसको 7 रुपए को उस तरह से, भाई देखें 25 रुपए से उठा के आप 60 रुपए पे लेकर गए हैं, उसमें से 7 रुपए कम कर दिए हैं, तो कौन सा एहसान किया ना, ये बात अब हर आदमी को समझ आती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम डिस्कशन को वापस जरा उस मौजू पर ले जाए ना जहां से शुरू किया था कि भाई पीटीआई पाकिस्तान कितना स्कोप है इसका, और इन्होंने तो नाम ले दिया हमाद अजहर साहब का, अगरचे हमाद अजहर साहब के वालिद यहाँ पर आए हुए थे एहतजाज करने के लिए भी, यहाँ मेरा ख्याल है अडाला में। तो बात यह है कि ये कंपनी जो है ना, अगर अव्वल तो बन नहीं सकती, और अगर ये कंपनी नई कंपनी बन गई तो ये चल नहीं सकती। आपने बना के देखी है ना, पीटीआई आप देखें ना, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पीटीआई इज इमरान खान इज पीटीआई। अभी तक जितनी अटेम्प्ट्स हुई हैं, जिसको इमरान खान ने डिसोन किया है फिलहाल, तो वो अवाम की तरफ से अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस तक ये जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान, पीटीआई पाकिस्तान पहले भी तो बन गई है, उसका नाम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी था ना, यही तो थी, चली नहीं चली। अभी ये जो खटक साहब वाली पार्टी थी वो क्या थी, वो पीटीआई पाकिस्तान ही तो थी, मेरा ख्याल है उनका तो नाम भी शायद यही था। अभी ठीक है, तो पीटीआई का दुश्मन जो लॉन्च हुआ है वो है तो तगड़ा ना, ऐसे तो ना गए। यानी अभी तक जो मुकाबला था पीटीआई का वो नून लीग से था, वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे थे, वो मीडिया से लड़ रहे थे, वो ब्यूरोक्रेसी से लड़ रहे थे, वो जजों से लड़ रहे थे, वो इंतज़ामिया से लड़ रहे थे, वो पीपल्स पार्टी से लड़ रहे थे, वो इन तमाम से लड़ रहे थे। अभी तो पीटीआई से लड़ रही है। सर वो ठीक है आपकी बात, लेकिन इनमें से कितने लोग पीटीआई को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वॉल्यूम 2 में जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? नो वन। तो फिर आप पार्ट 1 नाकाम हो गया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, आप इस्तेकाम पाकिस्तान का पार्ट 2 लॉन्च करके देख लें, उससे बड़ी डब्बा फिल्म साबित होगी। चलें देखते हैं कि ये जो दावा मार्केट में आया है, नया दावा, और इसको 30-40 साल की सबसे बड़ी खबर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं फैसल वाडा। उन्होंने पेशगोइयाँ बहुत की। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि मैं वैसे आपको ये बता दूं कि फैसल वाडा साहब पेशगोई कभी नहीं करते, वो मंसूबा बताते हैं, क्योंकि वो एक मंसूबे का हिस्सा होते हैं या खबर रखते हैं। हाँ, उसमें से कुछ मंसूबों पर अमल दरामद नहीं हो पाता तो हम कहते हैं उनकी पेशगोई गलत साबित हो गई, या कुछ पर हो पाता है तो हम कहते हैं कि लेकिन उन्होंने ये तो बात तय है ना कि ये बात मार्केट में सबसे वाज़ेह अंदाज में फैसल वाडा ने फ्लोट की थी कि तहरीक इंसाफ के 3-4 ग्रुप्स की बहुत बड़ी एक लड़ाई आर्मजदून आपको होती हुई नजर आएगी, और वो होती हुई हमने देखी। फिर उन्होंने कहा फलां ग्रुप होगा, और वो लड़ाई मंजरनामे पर नजर आ रही है। बहरहाल देखते हैं कि ये तब्दील शुदा मंजरनामा किस हद तक सस्टेन कर सकता है। अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है मौजूदा हुकूमत का, अगेन बकौल फैसल वाडा, वो ये है कि ये एक्सपायर्ड जमहूरी लाशें हैं जिनका बोझ इस्टेब्लिशमेंट ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है, और बकौल फैसल वाडा ये जो शरीफ ख़ानदान है ये वो नाकारा, निकम्मा, लागर, नहीफ घोड़ा है जो अकेला रेस में दौड़कर भी 4थी पोजीशन हासिल करता है। उनका कहना है, ये जिन्होंने ये पेशगोई की है। देखते हैं ये सारी चीज़ें और इससे अलाइड चीज़ें कैसे चलती हैं, जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।